बर्डिंग स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और पहला नाम जो है ना इसमें वो है बिग डैडी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। और देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज भी है इसका इंडेक्स में। आज क्या हुआ है कि स्टॉक आज 5% तक लुढ़क गया। 4 जून 2024 के बाद आप देखेंगे तो सबसे बड़ी गिरावट है जो कि स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक ने कल ही अपना रिकॉर्ड हाई टच किया था 1611 रुपये 80 पैसे का। और उसके बाद से देखिए एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट छपी थी, उसका हालांकि कंपनी ने खंडन कर दिया, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है ना गिरावट के रूप में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि स्टॉक कहाँ पर है। अभी भी देखिए 4.5% के आसपास का फॉल है, 1505 रुपये का प्राइस है। ब्लूमबर्ग की खबर का इन्होंने खंडन कर दिया। ब्लूमबर्ग ने कहा था कि रूसी तेल से भरे हुए जो 3 जहाज हैं वो इनकी जो जामनगर रिफाइनरी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। कंपनी ने कहा था ये खबर सरासर झूठी है, कोई खेप उनको नहीं मिली है। इनफैक्ट पिछले 3 हफ्ते से कोई खेप नहीं मिली है और जनवरी में रूसी तेल मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये डिनायल आया है, उसकी वजह से ये शेयर गिर रहा है, या फिर रशिया से अभी भी तेल इनकी तरफ पहुंच रहा है, ब्लूमबर्ग ने ये स्टोरी करी है, उसका इम्पैक्ट है। सर स्टॉक तो गिर रहा है और कल ही रिकॉर्ड हाई लगाया था और उसके बाद ये खबर आ गई। तो अब दिक्कत ये है कि बड़ा इतना स्टॉक है, इंडेक्स में वेटेज इतना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो ये गिरेगा तो फिर इंडेक्स पे तो प्रेशर आता ही है। और निफ्टी हमारे देखिए सर 26,200 का जो लेवल है ना उसके डिसाइसिवली नीचे ट्रेड किया कर रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सर ये जो गिरावट हो रही है, कल रिकॉर्ड हाई लगा था, क्या ये मौका है या फिर और गिरने वाला है ये शेयर? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके का फॉल यहाँ पे आया है और कहीं ना कहीं चार्ट अगर हम देखेंगे कंटिन्यूअसली डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में। और ऐसा होता है, ऐसे हमने पास्ट में भी देखा है कि ऑल टाइम ब्रेकआउट के आसपास, ऑल टाइम के हाइप के आसपास है और ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे और आपको हायर हाई दिखता मिलता रहेगा। तो व्यू हम्म। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक्स में हम ऑलवेज बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल बने रहने का सलाह होगा अगर किसी के पास स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि ये गिरावट और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि देखिए आज अभी बज गया है 2 और स्टॉक सुबह से रिकवर हुआ नहीं है। अभी भी हम्म। 4.5% से ज़्यादा नीचे ही है, डे लो के आसपास ही है, ओनली फॉर 10 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 1450 1460 फिर से आने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। लॉन्ग टाइम में बने रहिए। और ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जितने भी लोगों का एक सोच था कि नहीं थोड़ा नीचे आता है तो एवरेज करेंगे, फ्रेश बाय करेंगे। तो फिलहाल आज नहीं, एक बार वेट करके जाइए। 1450 1460 वहाँ पे मिलता है तो फिर से एक बार एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, 1450 1460 ये लेवल्स पर ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, वहाँ पर चाहें तो एक बार एवरेज करने के बारे में सोच भी सकते हैं। सर मनोज अग्रवाल जी का सवाल था, सर मेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज 1500 रुपये पर लिए हुए हैं, अब क्या करना चाहिए, कब तक के लिए होल्ड करें, तो उसका जवाब आ गया। एक और सवाल था जिसमें सर इन्होंने पूछा था, आनंद प्रेस जो कह रहे थे कि आपके साथ बड़ा दिल को सुकून मिलता है आपको देख के, इन्होंने भी रिलायंस के बारे में पूछा था क्या करें। तो ये सर 1450 तक का वेट करें फ्रेश अगर खरीदना चाहते हैं तो? जी बिल्कुल, एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि आज फर्स्ट डे था और अगर सेलिंग कंटिन्यू होता है और आपको नीचे मिलेंगे, भाग के कहीं नहीं जाने वाला, नीचे नीचे मिलेंगे। सर वही मैं हमेशा से कहता हूँ, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ऊपर चला जाता रहेगा, चला जाता रहेगा, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ना कोई चीज स्टॉक घूम फिर के करेक्शंस में आ ही जाता है। तो हम्म। शांति से रहिए, पोर्टफोलियो में जिनके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री में बने हम्म। रहने का सलाह होगा। अगेन आपको ऑल टाइम हाई मिलेंगे, बस उससे पहले जो करेक्शंस, एक बार वो करेक्शंस आपको कंप्लीट होते हुए एक बार दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दूसरा नाम जो सर इस लिस्ट में है वो है ट्रेंड का। बिजनेस अपडेट्स आए हैं सर, उसका इम्पैक्ट हम स्टॉक में देख रहे हैं और बाजार को ये बिजनेस अपडेट्स पसंद नहीं आए, जिस वजह से शेयर 850 रुपये तक 8.5% तक आज टूटा है। इनका जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है ना सर बिजनेस अपडेट्स के मुताबिक वो 4,466 करोड़ रुपये से 17% बढ़कर 5,220 करोड़ पर आया। इस तिमाही में इन्होंने 278 वेस्ट साइड के, 854 जूडियो के स्टोर खोले और जो बाकी लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके 32 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। अब कंपनी ने इस चीज़ को रीआइट्रेट किया है कि जो 25% की CAGR रेवेन्यू ग्रोथ है वो बनाए रखना अभी भी पॉसिबल है, लेकिन बाजार को ये नंबर पसंद नहीं आया, स्पेशली ये जो 17% इनका रेवेन्यू बढ़कर आया ना, शायद इसी से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। तो ट्रेंड में एक बार हमने देखा था बाउंस बैक आया था 4,000 के नीचे से, 4,400 तक भी स्टॉक चला गया था, लेकिन वापिस ये जो गिरावट है ये क्या दर्शा रही है? सर चार्ट पैटर्न एकदम वीक हो चुका है एंड कंटिन्यूअसली स्टॉक अगर इस बार 4,000 के नीचे क्लोजिंग आता है, इनफैक्ट 3,980, ये जो जोन मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके नीचे एक बार क्लोजिंग मिल जाता है, हम्म। स्टॉक और 400 से 500 पॉइंट करे उस जोन से भी नीचे आ सकता है, मतलब उस केस में 3,300 तक भी आ सकता है।
एंड अगर हम टॉप से देखेंगे ऑलमोस्ट तो आधा हो ही चुका है स्टॉक हम्म। का। जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 8,000 एंड अबव का टॉप था, वहां से हम देखेंगे 4,000 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, 4,075 के आसपास। तो अभी सपोर्ट नहीं नीचे ले पा रहा है। कहीं ना कहीं हर एक उछाल में यहाँ पे सेलिंग ही आ रहा है। चार्ट अभी भी कंटिन्यूअसली जो है वीकनेस ही है। और ये ऐसा मैं डेली पैटर्न में नहीं, डेली वीकली मंथली हायर टाइम फ्रेम में एक सेलिंग जोन पे है। सो इसीलिए फ्रेश बाई नहीं करना है यहाँ पे। अभी लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बनाया जा सकता, बेस बना नहीं पा रहा है बार बार। सो मुझे लगता है कि फिक्स्ड एंड फाइनल 3,980 करेंट जोन से 100 पॉइंट नीचे, इसके नीचे कभी भी क्लोजिंग होता है आपको बेस देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ओके, परफेक्ट है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक में क्या करें सर? एचडीएफसी बैंक में मैंने राजेश कोठारी जी का सवाल होल्ड भी कर रहे थे, कह रहे थे कि इनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन स्टॉक सर 2 दिन से लगातार गिर रहा है, और स्पेशली जब से इनके बिजनेस अपडेट्स आए ना तब से। कल बिजनेस अपडेट आए थे, कल ये 2.5% गिरा था, निफ्टी का टॉप लूजर था, और कल ये 2.5% गिरा यहाँ पर। और इनके जो एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, उसमें 6% से ज़्यादा की गिरावट थी, तो वहाँ पे एडीआर गिरा, तो आज फिर से स्टॉक में हमने गिरावट देखी, आज भी 2.5% तक की स्टॉक टूटा है। तो एचडीएफसी बैंक में सर ये जो गिरावट शुरू हुई है, क्या लंबी चलने वाली है, या फिर लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है ये? देखिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट अभी यहाँ पे बन रहा है। हम्म। 945 950 एक जोन है, मुझे लगता है कि वहां तक आपको एक बार एवरेज करने का सलाह रहेगा। फिर से बाइंग हम्म। अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो ये हम्म। मौका है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, घबराने जैसा कोई बात है भी नहीं। और एचडीएफसी बैंक जनरली इतना नीचे आपको मिलेगा नहीं, मतलब हम्म। ज्यादा नीचे आपको मिलेंगे नहीं। लास्ट टाइम एचडीएफसी बैंक को देख के मुझे डर लगा था ओनली फॉर कोविड में, और उससे बात कभी नहीं लगा, और उससे पहले भी कभी नहीं लगा। क्योंकि कोविड में एचडीएफसी बैंक को मैंने देखा 10-10% नीचे, मतलब मेरे आंखों के सामने 10% नीचे है। फिर से देखा मैंने 12%, 13% नीचे है। एचडीएफसी बैंक 10-10% नीचे होना ऐसा नहीं हो पॉसिबल है। सो मतलब मार्केट कैप इतना ज्यादा है, लार्ज बैंक है देश का। उस टाइम पे चीन का कुछ न्यूज आ रहा था कि चाइनीज वालों ने कुछ डेटा वेटा लीक कर दिया, ऐसा न्यूज आ रहा था। उसके बाद हमने देखा रिकवर हो गया। तो सर ऐसे न्यूज आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये नीचे आपका मौका है लेने का। और यही सेम जो 2 मिनट का आपको साथ में बातचीत कर रहा हूँ, दो लाइन मैंने अभी बताया, सेम लाइन मैंने आपको फरवरी 2025 में भी बताया था, इसी हम्म। साल में। उसके बाद हमने रिकवरी भी देखा, और फिर से थोड़ा नीचे आ रहा है, रहने दीजिए, वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई देंगे। एचडीएफसी बैंक है ये, देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सर जिनको 20% या 40% का मुनाफा हो रहा है, ये राजेश कोठारी जी, उनको क्या राय देंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, लेकिन अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल बने रहिए। और एचडीएफसी बैंक को लेके तो आई डोंट थिंक कि आपका शॉर्ट टर्म व्यू होना भी चाहिए। ये नेक्स्ट हाँ। जनरेशन के लिए आप मेंटेन करके जाइए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देश का हजारों लाखों करोड़ का फंड मैनेजर्स ने इनके ऊपर दाव लगाया है। सो आप क्यों नहीं दाव लगा सकते हो? बिल्कुल बने रहने का सलाह ही होगा इसमें। बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बल्कि आप चाहे तो स्टॉक ले सकते हैं। बड़ा स्टेटमेंट था सर ये तो। स्विगी अगला नाम है सर, और स्विगी में आज से नहीं बल्कि पिछले 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है। 8% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। इनफैक्ट 12 दिसंबर को ये शेयर सर 416 रुपये 50 पैसे पर था, और वहाँ से करीब करीब 14% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। गिग वर्कर इकोनॉमी को लेकर सर जो डिबेट चल रही है ना, उसी का इम्पैक्ट हम देखें कि स्विगी पर, एटर्नल जैसे शेयरों पर दिख रहा है। और एटर्नल की बात करें ना, तो 15 अक्टूबर को ये 354 रुपये 35 पैसे था, तो वहाँ से ये स्टॉक 22% के आसपास हल्का हो चुका है। तो स्विगी हुआ चाहे वो एटर्नल हुआ, दोनों में ही प्रेशर है। 416 वाला 360 पर आ गया सर स्विगी 12 दिसंबर से। अभी एक महीना भी नहीं बीता है, 25 दिन के आसपास का समय हुआ है। 14% हायर लेवल से करेक्ट हो गया। 390 रुपये का इशू प्राइस है सर, वो भी टूट गया, वो भी पीछे छूट गया। कहाँ तक जाने वाला है शेयर? तो जिस तरीके से वीकनेस यहाँ पे इंक्रीज है, और ये डिबेट सब कुछ स्टार्ट ही हुआ था। आप देखेंगे कि राघव चड्ढा जी ने जब संसद में एक बिल के प्रपोजल दिए थे, तब से लेके ये एक हड़ताल मचा हुआ है। और 10 मिनट पे फास्ट डिलीवरी के चक्कर में जो ओवर स्पीडिंग एंड बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, ये सारा कुछ चल रहा है, मैंने देखा। एंड जोमेटो का जो सीईओ है उनका भी एक रिसेंटली पॉडकास्ट वायरल हो रहा है, मैंने वो भी थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा तो टाइम दे नहीं पाया, लेकिन मैं आधा घंटे के आसपास सुन रहा था उनको। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्विगी जोमेटो में व्यू सर पॉजिटिव ही है, लेकिन शॉर्ट टाइम में जिस तरीके से अगर हम प्राइस के एक्शन के साथ ही बात करेंगे, अगर जिस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है, एक बार लग रहा है कि स्टॉक का चार्ट और भी 2 से 3 हफ्ता वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। 340 335 के आसपास का एक सपोर्ट चार्ट में स्विगी में है। हमें लगता है कि वहां पे एक बार आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए स्विगी के साथ। लेकिन न्यू एज कंपनीज है,
क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे तो ही अच्छा है। बेसिक नीड है लोगों का। एंड मुझे लगता है कि ऐसे फास्ट जनरेशन जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके शेयर्स में आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी रहता ही है। आप देखेंगे हम्म। ग्रो के साथ भी क्या, टॉप बनाया फिर से नीचे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। आप देखेंगे पेटीएम के साथ क्या हुआ, ऊपर का लिस्टिंग हुआ था, बाद में नीचे हो गया, इनफैक्ट 400 तक भी स्टॉक आ गया था, फिर से रिकवरी आया, बिजनेस मॉडल चेंज हुआ। ऐसे ही आपने रिसेंटली हमने वो जो मामा अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, गजल जी के बारे में हम उस दिन बात कर रहे थे, वो भी फास्ट जनरेशन बिजनेस है। स्विगी फास्ट जनरेशन बिजनेस है, जोमेटो फास्ट जनरेशन बिजनेस है। तो जितने भी फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिस्टेड कंपनीज है, रिसेंटली जो लिस्टिंग हुआ था, और एक पीडब्ल्यू, अगर हम देखेंगे इसको, अलग अलग बिजनेस मॉडल है, लेकिन दे आर ऑल द फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर बिलियनियर्स एंटरप्रेन्योर्स। करेंटली उनका 2 4 5 साल हो रहा है, लिस्टिंग हुआ है मार्केट पे। तो ऐसे स्टॉक्स में ना गेम चेंजिंग होता है। तो द थिंग इज कि आप लार्ज क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ स्टॉक्स आपको फेल्स भी होते हुए नजर आएंगे। अगर आप 1999 से देखेंगे आज तक, तो निफ्टी 50 के अंदर कितना ज्यादा चेंजेस हो चुका है। तो इसका कोई हम्म। गारंटी है भी नहीं कि नेक्स्ट 10 साल बिजनेस चलेगा भी नहीं। तो इसीलिए ना, आप चार्ट के ऊपर भरोसा कीजिए, प्राइस के ऊपर भरोसा कीजिए, विथ लिमिटेड क्वांटिटी एंड लिमिटेड रिस्क। उससे ज्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जब रिस्क की बात आई है ना सर, तो आज कई सारे ऐसे प्रोमिनेंट नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो कि 52 वीक लो पर पहुंचते हुए दिखे हैं। उसमें से एक नाम ऐसा है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको लेकर सवाल आए हैं। वो है प्रीमियर एनर्जीज का। आज इस स्टॉक ने सर 748 रुपये 20 पैसे का लो टच किया। इस सूची में, इस लिस्ट में और भी प्रोमिनेंट नाम है सर। देखिए, प्रीमियर एनर्जीज ही नहीं बल्कि एमजीएल यानी कि महानगर गैस, ये स्टॉक आई थिंक अगर मुझे सही याद है ना, तो एक समय ये 2000 पे भी पहुंच गया था, गिरते गिरते 1100 के नीचे आ गया। वेदांत फैशन 555 हो गया। आईटीसी सर, आईटीसी 343 रुपये का प्राइस है अभी। थोड़े टाइम पहले इसे हम 500 के आसपास भी देखते थे, बहुत अच्छा रनअप इसमें आया था। अब 367 पे हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, डिस्ट्रॉयर वीवाई के नाम से। हमारे एक सवाल भी आया है, इन्होंने 367 पे ले लिया जब जब खबर आई थी, जब ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। उस समय काफ़ी सारे लोगों ने देखा कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, तो वहाँ पे एंटर किए हैं। वैसे कुछ सवाल भी आ रहे हैं सर। इस लिस्ट में आप देखिए, सुवेन फार्मा भी है, टाटा केमिकल्स है, यूनाइटेड ब्रिवरीज हैं। तो 6 7 तो ये नाम सर ऐसे नाम नहीं है जो हर कोई नहीं जानता है, प्रोमिनेंट नाम है, हर किसी के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएंगे। इन स्टॉक्स के सर 52 वीक लोज पर क्या मायने हैं? इनमें से कोई ऐसे नाम जो पूरी तरह से अवॉइड हैं, और कुछ ऐसे जिनको बटोर लेना चाहिए, बाद में नहीं दिखेंगे नाम? सर देखिए, करेंट जोन से मेरा मार्केट को लेके एक स्टैंड है। अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक लो को अभी हिट कर रहा है, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। और जहां पे हमने देखा कुछ सिलेक्टिव स्टॉक के वजह से निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच किया रिसेंटली, और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट आ रहा है। लेकिन स्मॉल मिड कैप पे ऐसा सीन नहीं है। आईटीसी नीचे आया है रिसेंटली, जो आईटीसी का न्यूज आया था, उस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि 335 325 एक रेंज है। देखिए आज तो लो लगा गया 337। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टोल्ड कि नहीं, 350 के नीचे नहीं आएंगे, लेकिन हमने बता दिया था थ्री, अभी 39 के आसपास है। तो प्रीमियर एनर्जी अभी देखिए ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। टाटा केमिकल ओनली मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। टाटा केमिकल मुझे लगता है कि अभी भी बेस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक बार वेट करना चाहिए। महानगर हम्म। गैस सर मुझे लगता है कि ये और भी थोड़ा नीचे मिल सकता है। और सेकंड, आईटीसी होटल अगर हम देखेंगे 197, आईटीसी होटल तो आई थिंक आपने नहीं बताया था, आईटीसी ओनली नहीं नहीं, बताया था, आईटीसी राइट? सर, आईटीसी। आईटीसी तो अभी और अभी भी बाइंग जोन के आसपास है नहीं। मेरा सर क्लियर कट फंडा यही है कि यूनाइटेड बेवरेज को मुझे अच्छा लगता है, लेकिन और थोड़ा नीचे मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए या तो वेट करना चाहिए। क्लियर कट फंडा यही है कि मार्केट जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है, और एक बार न्यू 1 2 दिन में 3 दिन में फ्रेश लो 52 एक लो हिट हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हाथ नहीं लगाना, वेट करना है। तो सर क्योंकि ये ना, हर एक दो हाँ 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 प्लीज़। हर एक 1.5 2 साल में क्या होता है संदीप जी, सेक्टर रोटेशन होता है, कुछ चेंजेस जी। होता है। तो फिलहाल तो अभी आपने जितने भी स्टॉक्स का नाम लिया है, मुझे ओनली फॉर अच्छा लग रहा है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का चार्ट ही मुझे बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाटा केमिकल तो एक बार वेट करना चाहिए थोड़ा बहुत। और अगर हम प्राइस देखेंगे, 755 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और एक हम्म। बार अगर 768 770 के ऊपर आता है, तो फिर से यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन उससे पहले और कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है करेंट जोन से। अब इसमें हुआ क्या है ना सर, जैसे मैंने आपको बोला था, आईटीसी को लेकर एक हमारे दर्शक हैं, 367 रुपये पर ले लिया। अब इतना बड़ा नाम आपने इतने हाई लेवल्स पे देखा, आप
बड़ी आपके मन में इच्छा थी कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जब आपको आईटीसी 500 पे दिख रहा होगा तो आपको 367 बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। तो उस हिसाब से सर जिसने 367 पर ले लिया, आप 300 बल्कि 37 का प्राइस भी आ गया इसमें। मैं केवल इसका 1 साल के पहले का चार्ट देख लूँ ना सर, तो 471 रुपये का प्राइस भी मुझे दिख रहा था इसमें। तो उसके लिए तो सर माउथ वाटरिंग लेवल है। लेकिन अगर किसी को बाइंग करनी है फिर, या फिर जिसने 367 पे ले लिया, उनको क्या राय देंगे आप कि कब, अगर किसी को आईटीसी खरीदना ही है तो क्या रिवर्सल का साइन आने दें, मोमेंटम स्ट्रांग बनने दें, मजबूती आने दें, फिर इसमें एंट्री करें? देखिए, मैं इसमें ना थोड़ा कुछ लोगों को ये राय आई डोंट थिंक कैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में लॉजिकल आंसर है। मैं लॉजिकल आंसर ही आपको देना पसंद करूंगा। मैं हम्म। आईटीसी अभी नहीं खरीदूंगा, इसलिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे आया है। और जब तक स्टॉक बेस फॉर्मेशन नहीं होगा, बेस फॉर्मेशन होने के बाद का जो ब्रेकआउट होगा ना, उसमें मैं खरीदूंगा। ठीक ब्रेकआउट है। होने के बाद का जो रिट्रेसमेंट के बाद का जो ब्रेकआउट होगा, मैं उसमें खरीदूंगा। मल्टी कंफर्मेशन के साथ मैं आईटीसी को खरीदूंगा। अब यहाँ पे ये मेरा व्यू है, क्योंकि उसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, वैल्यू इन्वेस्टिंग में कर सकता हूं कि स्टॉक नीचे आ रहा है, चलिए उस दिन हमने देखा था कि 10% नीचे, बाद में हमने देखा कि 5% का नीचे, अभी रिसेंटली हम देखेंगे आज भी 4% का नीचे। तो इसका कोई गारंटी है नहीं यहाँ से और 10% नीचे चला जाएगा। आईटीसी में देखा है ऐसे केसेस में, पास्ट में भी आईटीसी रिकवर हुआ है। और इसके बाद क्या करता है, कंपनी अपने प्राइस को हाइक करता है, तो उसके वजह से कंपनी का जो वॉल्यूम है उसमें हम्म। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में इफेक्ट होता है, उसकी वजह से फिर से रिकवरी आता है। अब आईटीसी में आप देखेंगे, सिगरेट जिसको पीना है सर वो ले ही लेता है, सिंपल। चाहे प्राइस 18 हो, 30 हो, 50 हो, तो ओवर द टाइम ना इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन ये तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, अगर मैं प्राइस एक्शंस के साथ मैं अगर बात करूंगा, तो प्राइस एक्शंस तो अभी नेगेटिव ही है। प्राइस हम्म। एक्शन तो पॉजिटिव है ही नहीं। तो चाहे वो ब्रेकआउट हो उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, चाहे प्राइस नीचे आता है उसके बाद का कंसोलिडेशन होता है। तो कंसोलिडेशन फेस में मुझे बाय नहीं करना, एक नंबर वन ए कैटेगरी वाला प्रोमिनेंट स्टॉक नहीं रहेगा। तो ये किसका व्यू है? ये प्रदीप हलदर का व्यू है। अब द थिंग इज कि आपने 400 पे बाय किया, आपने 365 में बाय किया, कहीं पे भी आपने बाय किया, मुझे लगता है कि ये अभी हाथ लगाने जैसा स्टॉक है नहीं। इसीलिए डे वन से मेरा व्यू इसमें यही है कि जैसे ही हम्म। ये 10% उस दिन नीचे गिरा था, अभी हम नहीं खरीदेंगे इसको। ये मेरा स्टैंड है। 325 335 एक रेंज के अंदर हो सकता है कि ये मेरा प्रेडिक्शन है एज पर द चार्ट। क्योंकि चार्ट के साथ मैं बात करूंगा, मैं कोई स्टोरी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टोरी सुन के फंस जाते हैं और हम चाहते नहीं कि लोग फंस जाए। सर स्टोरी तो आप कह रहे हैं कि फिर डिमांड तो नहीं रुकती है, कोई भी प्राइस हो जाए। तो आप स्मोक करते हैं या आप कोई जानते हैं किसी को जिस बेसिस पे आप ये बात बोल रहे हैं? सर मेरा, मैं तो स्मोक करता भी नहीं हूँ। मैं तो मतलब वो पराग मिल जैसा मेरा हाल है। मैं तो अमूल दूध वाला इंसान हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं बस देखता हूँ लोगों का हैबिट। ठीक है। तो मुझे पता नहीं है सर। द थिंग इज कि चार्ट में अगर हम प्राइस देखेंगे, चार्ट में प्राइस देखने के बाद समझ में ये आ रहा है कि एक बार तो अभी अवॉइड करना चाहिए, और 2-3 हफ्ता वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर ये मोमेंटम तो आता है, बेस बनता है। ये तो सर जी। डिस्क्लेमर आरए वाला ही हो गया, रिसर्च एनालिस्ट वाला ही, जैसे कुछ शेयर को लेकर रिकमेंडेशन के बाद जितना शिद्दत से कोई अपना डिस्क्लेमर देता है ना सर, उसी तरह से आपने ये नॉन स्मोकर होने का भी यहाँ पे डिस्क्लोजर दिया है। खैर सर, नेगेटिविटी बहुत होगी, सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए जो आज 52 वीक लो पर है। एक स्टॉक ऐसा आखिर में डिस्कस कर रहा हूँ जो 52 वीक हाई पर है, वो है बजाज ऑटो का। इस स्टॉक ने आज सर 9783.50 का नया 52 वीक हाई आज टच किया है। और दिसंबर ऑटो सेल्स के जो नंबर्स आए थे ना, वो काफ़ी अच्छे रहे थे, मजबूत रहे थे। उसके बाद ब्रोकर्स की ओर से सर रेटिंग अपग्रेड आ रहे हैं इस कंपनी को लेकर, इस स्टॉक को लेकर, जिसमें एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने एड से जो रेटिंग है उसे बढ़ाकर बाय कर दिया और जो टारगेट प्राइस है उसे बढ़ाकर 11,100 रुपये कर दिया। सर 10,000 का मुझे याद है इनका बायबैक का प्राइस भी था। और दिसंबर में इनकी जो बिक्री हुई है ना सर, वो 14% बढ़कर आई है, 3,69,000 यूनिट। एक्सपोर्ट का नंबर भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, तो उसी के बेसिस पर ही है सर ये जो अपग्रेड है वो आता हुआ दिखा है। तो सर बजाज ऑटो का जो पिछला हाई था, जो प्राइस था बायबैक का, क्या वहाँ तक ये जा सकता है? और ये जो क्या 11,100 की भी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि संदीप जी, पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 10,250, सेकेंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 10,550, और 10,550 क्रॉस करने के बाद आपको 11,000, 11,500 तक भी
एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर का अगर आप व्यू लेके चलते हो तो मुझे लगता है कि हाईली पॉसिबिलिटीज है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज से एक हफ्ता पहले मैंने कॉल भी दिया है। आई थिंक मैंने लास्ट फ्राइडे ही कॉल दिया है बजाज ऑटो का। और हम्म। इसमें स्टॉप लॉस अभी आप मेंटेन करके जाइए 9250 के आसपास, लॉन्ग करके जा सकते हो। क्लियर कट चार्ट में एक रिकवरी है, ऐसे स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए। 2 महीना भी टाइम देंगे तो इजीली आपको 10,200 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, तो और भी ऊपर अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक ऐसा है जो कि निफ्टी को थोड़ा हद तक का बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिलायंस और एचडीएफसी बैंक से प्रेशर इतना है कि अब मार्केट में 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है निफ्टी की, जहाँ तक बात है। चलिए इसी के साथ बाजिंग स्टॉक्स को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।